Bismillahirrahmanirrahim. Lab number 10. To study a phase shift oscillator and calculate its frequency. इस लैब में हम फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को स्टडी करेंगे, यानी उसका जो आउटपुट है उसको हम ऑसिलोस्कोप के थ्रू चेक करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर बेसिकली ये एक ऑसिलेटर होता है और फेज शिफ्ट इसलिए कहते हैं कि इसका जो इनपुट और आउटपुट है इसके दरमियान फेज डिफरेंस होता है। ये बेसिकली आरसी सर्किट होता है, लेकिन एक स्टेज से जो हम आउटपुट लेते हैं उसका जो फेज शिफ्ट है वो डिज़ायर्ड हमारा नहीं होता। मतलब हमने 180 डिग्री फेज शिफ्ट लेना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, 2-3 स्टेजेस को आपस में कैस्केड करना है। ये C1 और 1 ये फर्स्ट स्टेज है, फिर सेकंड और थर्ड ये तीनों स्टेजेस हमने कैस्केड किए हुए हैं। तो जो इसका इनपुट है और आउटपुट ये दोनों क्या होते हैं, आपस में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। अब इसका जो आउटपुट है इसको हम फीडबैक करते हैं ऑप एम्प के इन्वर्टिंग इनपुट को। यहाँ पर डायग्राम में नॉन इन्वर्टिंग शो हुआ है, लेकिन इसको हम इन्वर्टिंग इनपुट पर देते हैं। सही है, तो इन्वर्टिंग इनपुट क्या करता है, इसको एम्पलीफाई भी करता है और साथ में इसको इन्वर्ट भी करता है 180 डिग्री। तो ये जो सिग्नल है यहाँ पर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, लेकिन ये फेज शिफ्ट ऑसिलेटर इसको जो इसका आउटपुट है इस पर दोबारा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज शिफ्ट करता है इसको। तो ये जो टोटल फेज शिफ्टिंग होती है यहाँ पर ये 360 डिग्री होती है। तो ये आउटपुट और यहाँ पर ये जो इनपुट है ये दोनों इन फेज होने चाहिए। सही है, ऑसिलेटर क्या करता है कि ये ऑसिलेशंस क्रिएट करता है, तो उन ऑसिलेशंस को हमने एम्पलीफाई करना है, तो उसके लिए इसके साथ हम ऑप एम्प कनेक्ट करते हैं। अब इस ऑप एम्प का जो गेन है इसको हमने इस तरह एडजस्ट करना है कि ये जो वेव है ये सस्टेन हो, मतलब ये ज़ीरो की तरफ डिके ना हो। सही है, तो इसको हम इसका जो आउटपुट है इसको हम ऑप एम्प के साथ कनेक्ट करते हैं और इसका गेन एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो इनपुट है ये डिफरेंट स्टेजेस पर इसका जो आउटपुट है वो डिक्रीज़ होता है, तो उसको हम एडजस्ट करने के लिए इसका जो गेन है उसको हम 29 सेट करते हैं। तो जो रेजिस्टर है RF और R1 या R2 R3 ये तीनों क्या होंगे, सेम होंगे, और इस तरह C1 C2 C3 ये तीनों सेम होंगे। तो जो गेन है उसको हम R1 और RF से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह हमने पिछले लेब्स में किया था। दूसरी बात यह है कि ये जो कैपेसिटर्स और रेजिस्टर का कम्बिनेशन है, तो कैपेसिटर और रेजिस्टर को जब हम एडजस्ट करते हैं तो ये एक ख़ास स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है ये ऑसिलेटर। उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं FR, और उसका फार्मूला है 1/2 पाई RC into 2 √2N। N क्या है, नंबर ऑफ स्टेजेस है। तो इस सर्किट में नंबर ऑफ स्टेजेस 3 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 के साथ 3 कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये है 600√2। सही है, तो इससे हम इस सर्किट की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी ये ऑसिलेटर क्रिएट करता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस सर्किट को हम मल्टीसिम में रन करते हैं, तो ये 3 कैपेसिटर्स है C1 C2 C3, और ये है R1 R2 और R3। यहाँ पर जो R1 या R2 या R3 मैंने कनेक्ट किए हुए हैं इसकी रेजिस्टेंस है 1.5 किलो ओम। तो जो गेन है उसको हम सेट करते हैं 29। तो R1 के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं गेन को, तो RF की वैल्यू कितनी है, 43.5 किलो ओम्स। अब इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ पैरामीटर्स में फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ये ऑसिलेटर कितनी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, 4.19 किलोहर्ट्ज़ ये इसकी फ्रीक्वेंसी, ये स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। ट्यूनिंग हम इसकी इस तरह कर सकते हैं कि कैपेसिटर या रेजिस्टर की वैल्यू को हम चेंज करके इसकी ट्यूनिंग करते हैं, तो ट्यूनिंग के बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी वो भी चेंज हो जाती है। सही है, अब ऑसिलोस्कोप ओपन करें। ऑसिलोस्कोप में जो स्केल है टाइम बेस का, इसको चेंज करें। सही है, तो ये आउटपुट वेवफॉर्म है। अच्छा, ये
ये इसका स्टार्ट है, ठीक है। स्टार्ट में आप देखें तो ये जो ऑसिलेशंस है ये बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर आप देखिए ये जो कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऑसिलेशंस क्या है, ये ऑसिलेशन ज़ीरो है, यानी बिल्कुल मिनिमम ऑसिलेशंस होते हैं। जो नेचुरल नॉइज़ होता है वो इस ऑसिलेटर में जो रूम टेम्परेचर पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और जो नॉइज़ है वो क्रिएट होता है। तो ये एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करता है और वो फीडबैक बाद उसको इस तरह एक दूसरे को रेनफोर्स करते हैं। तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आप देखें तो ये वेव जो है इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। आप यहाँ पर देखिए तो ये ऑसिलेशंस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो ये एम्पलीफायर इसका एम्पलीट्यूड एम्पलीफाई करता है और लास्ट में क्या होता है, फिर जो वेव्स है वो हमें एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की सूरत में आउटपुट पर मिलते हैं। यहाँ से फिर हम इसकी जो वोल्ट्स पर डिवीजन है ये भी चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारा आउटपुट। आप लोगों ने जब इसको लैब रिपोर्ट में पेस्ट करना है तो आपने क्या करना है कि इसको इस तरह एडजस्ट करना है कि थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। ये पार्ट जो हमें यहाँ पर शो रहा है, या इसको थोड़ा इस तरह जूम आउट करें तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो ऑसिलेशन है स्टार्ट में क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं और बाद में ये चेंज होते हैं। सही है। फिर ये जो रजिस्टर कैपेसिटर ये इसकी वैल्यूज चेंज करके इसकी जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। तो आप लोगों ने एक दो डिफरेंट वीडियोस पर आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करना है।